Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज हम लोग लास्ट जो टॉपिक्स पढ़े थे हमने ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया और ये अपने मैशनरी एंड इनके लास्ट में पेंट्स, वार्निश एंड डिस्टेम्पर वगैरह, इनके ऊपर सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन को मिला के अपने बीएमसी में लगभग 325 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे। 325 के अराउंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे और अपना बीएमसी भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following which may be termed as unstratified rock? Unstratified rock कौन सा है इसमें से? तो सैंड स्टोन तो होता है स्ट्रेटिफाइड, ऐसे लाइन में आता है। लाइम स्टोन भी हमने देखा है कि स्ट्रेटिफाइड होता है। स्लेट भी स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। तो अनस्ट्रेटिफाइड में मैंने आपको लिखाया था एग्जांपल मार्बल। ये तीनों ही स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है और ये जो है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। ठीक है, मार्बल कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और किससे बनता है? ये बनता है अपने लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन कौन सा होता है? सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक से इससे फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है कौन सा? मार्बल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ हमने लिखी थी 100 MPa। 100 MPa से ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, अपन ने ब्रिक की पढ़ी थी, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 3.5 से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो 10 या 10.5 पढ़ी थी। सेकंड क्लास की बात करें तो 7.5 और थर्ड क्लास की बात करें तो 3.5 अपन ने पढ़ी थी। तो ये सब अपन ने चीजें पढ़ी थी। तो अब इसने पूछा गुड बिल्डिंग स्टोन। अब हमने तो पढ़ा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, इसने पूछा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा है मल्टीप्लाइड बाय 10। मल्टीप्लाइड बाय 10 तो वो हो जाएगा 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या बोला? हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू यूजिंग। अब इन सीटू की बात करें, ये जो होता है इसमें टेस्ट से क्या पता चलता है? सॉल्यूबल मैटर। क्या पता चलता है? सॉल्यूबल मैटर। अब इन सीटू टेस्ट है यानी कि एनडीटी टेस्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है जनरली। तो ये जो होता है ये अपने को क्या बताता है? हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ की शो करता है। और वो भी कौन सी? इन सीटू हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ शो करता है। एसिड टेस्ट से हम लोग निकालते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंस या एसिड के अगेंस्ट कैसा है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से भी हम लोग वेदरिंग रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट वगैरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स। बिल्डिंग पियर्स के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा है? अब देखो, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह कम होती है। अब ये देखना है तो मार्बल जो होता है वो किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग? डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो अपने को यहाँ पर काम में लेना है ग्रेनाइट। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये जो होगा पियर्स, बिल्डिंग पियर्स कैसे होते हैं? जैसे कॉलम वगैरह, तो वहां पर क्या होता है? हाई लोड आता है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह या क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है हाई चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। हमने बात पढ़ा था कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि ग्रेनाइट से बनता है नीज। ग्रेनाइट से नीज बनता है, इसने ग्रेनाइट से ही पूछा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी। मार्बल किससे बनता है? लाइम स्टोन से। क्वार्टजाइट किससे बनता है? सैंड स्टोन से। किससे बनता है? सैंड स्टोन से, अपन ने देखा था। और मड स्टोन से कौन सा बनता है? ये आपके लिए होमवर्क है। मड स्टोन से कौन सा रॉक बनता है? ये क्या है आपके लिए? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। ज्यादातर आज तक मैंने कहा है कि तो 1-2 बच्चे ही आंसर करते हैं, बाकी लोग कमेंट करते ही नहीं, कोई बात नहीं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस। स्मूथ फेस या रेगुलर फेस को प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। अब देखो, सीजनिंग तो स्टोन में हम लोग जनरली करते नहीं, ये तो किस में करते हैं? टिम्बर में। क्या करते हैं? उससे पानी जो है सैप को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव सैप। रिमूव करते हैं किसको? सैप। तो क्वेरिंग क्या होता है? रॉक्स को क्वेर करने की या बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट आउट। कहां से? एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम माइंस। और पिचिंग यानी उसको दीवार में लगाना। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग में इस कौन सा है, तो मैंने आपको स्पष्ट लिखवाया था डैम्प प्रूफिंग के लिए आपको क्या लेना है, स्लेट। कौन सा लेना है, स्लेट लेना है। मार्बल इसके लिए होगा, फ्लोर वगैरह में काम में लेते हैं। ग्रेनाइट वगैरह हम लोग जहाँ क्रशिंग लोड वगैरह चाहिए, लेटराइट वगैरह हम लोग छत वगैरह या फिर मैशनरी में काम में लेते हैं। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज। सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक तो होता है इग्नियस रॉक का, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव भी इग्नियस रॉक का, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड किसका होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ये क्या कौन सा होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि दिखने में कैसा है। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है केमिकल, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, ये है सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इग्नियस रॉक कैसे बनता है, लावा के बाहर आने की वजह से। लावा बाहर आता है, या तो अंदर ही ठंडा हो जाएगा या बाहर आके ठंडा होएगा, तो ठंडा होने के बाद जो रॉक बनेगा उसको हम लोग इग्नियस रॉक। इसी रॉक का अगर वेदरिंग होएगा तो ये क्या होगा, वहां से अपनी जगह से हिलेगा, दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होएगा, ट्रांसपोर्टेशन होकर किसी जगह जाके डिपॉजिट होएगा। तो जहां डिपॉजिट होएगा वहां धीमे धीमे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से क्या कौन सा रॉक बनेगा, सेडिमेंट रॉक। और इन दोनों रॉक में चेंजेस से कौन सा रॉक बनेगा, मेटामॉर्फिक। तो अपने को देखना सेडिमेंट्री रॉक, तो लेयर्स वाला कहाँ लिखा, ये ऑप्शन सी देखो, डिपॉजिटेड लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम। इनके टाइम के साथ साथ लोड बढ़ता जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, रॉक में। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे पहले। क्वेश्चन नंबर 10, इन स्टोन मशीनरी स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजीशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन। मैंने आपको बताया था कि स्टोन्स में नेचुरल बेडिंग प्लेन, जैसे अगर स्ट्रेटिफाइड रॉक है, अगर उसका बेडिंग प्लेन ये है तो उसके लोड कैसा लगना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री या फिर नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिखा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। बेडिंग प्लेन्स कैसे होने चाहिए, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। लोड यानी कि उसके बेडिंग प्लेन्स के परपेंडिकुलर या नॉर्मल या 90 डिग्री पे लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। क्वेरिंग में इनमें से कौन सा काम में नहीं लेते। तो देखो, गन पाउडर, गन कॉटन और डायनामाइट तीनों ही क्या है, एक्सप्लोजिव्स हैं। तीनों ही क्या है, एक्सप्लोजिव्स हैं। तो ये तीनों ही काम में लिए जाते हैं। मार्बल पाउडर कभी भी, मार्बल पाउडर कोई ऐसा एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होती। इसको हम लोग एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल काम में ले लेते हैं क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और सॉइल वगैरह को स्टेबलाइज वगैरह कराने में या ईंटें वगैरह बनाने में ये हेल्प कर सकता है, बट एक्सप्लोजिव नहीं है। तो एक्सप्लोजिव ये तीनों है, गन पाउडर, गन कॉटन एंड डायनामाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि दीज आर एक्सप्लोजिव। तो ये क्वेरिंग में यूज लेते हैं, गन मार्बल पाउडर क्वेरिंग में नहीं लेते। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वार्टजाइट इज, क्वार्टजाइट कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये पूछ रहा है सैंडी रॉक है, सिलिशियस रॉक है, ऑर्गेनिक रॉक है या कैल्करिस। तो क्वार्टजाइट किससे बनता है, सैंड स्टोन से, और सैंड स्टोन कैसा होता है, सिलिशियस। क्वार्टजाइट किससे बनता है, सैंड स्टोन से। सैंड स्टोन इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक होता है, उससे बनता है क्वार्टजाइट। तो ये हो गया सिलिशियस रॉक। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टन मैग्मा व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर वो सरफेस के ऊपर आ गया तो सरफेस के ऊपर कौन सा होता है, इग्नियस रॉक में भी एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव में भी कौन सा, सरफेस के ऊपर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक, हाइपरवेसल या वॉल्केनिक, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक। और वॉल्केनिक के एग्जांपल अब देखो यहाँ पर दे नहीं रखा, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तो गलत हो जाएगा। एक दे रखा बेसाल्ट एंड ट्रैप्स, एक दे रखा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट तो होता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक कौन सा, जो ग्रेट डेप्थ पे बनता है, कौन सा, ग्रेट डेप्थ पे जो बनता है। और हाइपरवेसल यानी कि डोलोमाइट एग्जांपल है उसका, वो क्या बनता है, सैलो डेप्थ पे। तो बेसाल्ट एंड ट्रैप जो होता है सरफेस के ऊपर बनते हैं। दीज आर एक्सट्रूसिव रॉक, या फिर इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, या फिर इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इसका हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन ये पूछ रहा है, ग्रेनाइट जो रॉक होता है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो ग्रेनाइट के अंदर 3 तरह के मिनरल पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड माइका। मैंने ग्रेनाइट जब बताया था तब बताया था कि ये तीनों मिनरल्स होते हैं। अब इन्हीं तीनों मिनरल के कंपोजिशन के हिसाब से, इन्हीं के प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका ग्रेनाइट का कलर एंड प्रॉपर्टीज होती है। ग्रेनाइट अलग अलग तरह का आता है, अलग अलग कलर में आता है। तो कलर एंड प्रॉपर्टीज इन तीनों के डिफरेंट प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शंस पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 15,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, इनमें से किसके ऊपर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डिपेंड नहीं करता? तो टेक्सचर, टेक्सचर कैसा होता है, या तो रफ होगा या फिर स्मूथ होगा। तो स्मूथ होगा तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम आएगी, कम आएगी, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा आएगी। अब मैं कम या बहुत ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। और कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरफेस एरिया टोटली कवर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, इसलिए रफ यानी कि डिपेंड करता है, टेक्सचर पे डिपेंड करता है। वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितना स्टोन भारी होगा उतना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा और उतनी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो ए और सी दोनों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी। बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन पे डिपेंड करता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल, इनमें से रॉक्स एंड मिनरल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक। सेल इज ए रॉक, सही बात है, लेकिन जो माइका है वो क्या है, अभी देखा था अपन ने, वो है मिनरल। फिर बोला क्वार्ट्जाइट इज इग्नियस रॉक, क्वार्ट्जाइट भी मिनरल है, क्वार्ट्जाइट भी मिनरल है, सॉरी क्वार्ट्ज भी मिनरल है, क्वार्ट्जाइट इज ए रॉक, क्वार्ट्ज इज ए मिनरल। ये फिर आया क्वार्ट्ज इज ए मेटामॉर्फिक, ये अभी यहाँ पे भी मिनरल है, यानी कि पहले दूसरे तीसरे में तो तीनों में मिनरल ही है, तीनों ही गलत है। चौथा, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। तो इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है, तो इसका होता है क्वार्ट्जाइट। मैंने आपको लिखाया था कि मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है, कैसा होता है, मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई रॉक पूछा जाए तो आप में उसको उसमें क्या टिक करना है, क्वार्ट्जाइट टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द नेम ऑफ द स्टोन इज लिस्ट वन विद द सेकंड, यानी कि दूसरे में काम दे रखा है और एक तरफ स्टोन दे रखा है। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हम लोग जो काम लेते हैं वॉल्स में काम में लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था बिल्डिंग पियर्स में, यानी कि जहां पर लोड आ रहा हो, लोड आ रहा हो या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ जहां हाई चाहिए वहां पर हम लोग इसको काम में लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे दे रखा मार्बल, मार्बल हम लोग किस लिए काम में लेते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, मकान वगैरह को अच्छा दिखाने के लिए, तो इसका हो जाएगा 1। लाइम स्टोन हमने बात करा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए हम लोग काम में लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। और स्लेट जो है ये क्या होता है, डैम्प प्रूफिंग के लिए काम में लेते हैं, यानी कि ये फ्लोर के अंदर काम में लेंगे, तो इसका 3। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारे लिखाए हुए हैं, वही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, ये पूछ रहा है एल्यूमिना का कितना परसेंटेज होता है गुड ब्रिक अर्थ के अंदर, वो होता है 20 to 30%। सिलिका जो होता है जनरली 50 से ऊपर होता है, और ये जो होता है 20 से 30% होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का काम किसका काम होता है, प्लास्टिसिटी का काम होता है, और स्ट्रेंथ वगैरह का काम किसका होता है, इसका सिलिका का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन, ये बोला है डायमेंशन टेस्ट के अंदर हम लोग कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लेते हैं, तो 20 ब्रिक्स लेते थे हम लोग, चाहे लेंथ के लिए करो चाहे हाइट और विड्थ के लिए करो। तो लेंथ के लिए हमने देखा था टॉलरेंस कितना था, ±80 mm का था, और हाइट और विड्थ के लिए कितना था, ±40 mm का टॉलरेंस था डायमेंशन टेस्ट में, यानी कि इतनी कम ज्यादा लेंथ हो सकती है अगर 20 ब्रिक्स एक साथ लगाई जाए तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अब देखो आपको लगेगा सर बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप लोगों से कई बार गलतियां होती है, ठीक है, कई बार गलतियां होती है। ये तो बहुत ही सरल ऑप्शन दे दिया इन्होंने, अदरवाइज कई बार गलती होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये तो साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक बोला या स्टैंडर्ड ब्रिक एक ही बात है, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर साइज के में भी वो जोड़ देता आगे वर्ड एक्चुअल, तब भी आंसर ये होगा। लेकिन अगर वो बोल दे नॉमिनल साइज, तब आपको टिक करना है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो बोल दे कन्वेंशनल ब्रिक की साइज, तो वो होती है 23 × 11.4 × 7.6, वो ध्यान रखना सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन,
तो अपन ने देखा था गुड ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा कोई है ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पर 10% दे रखा है, 10% एक दो ड्राई वेट के दे रखे, दो सेचुरेटेड। अब ये 20% आपने देखा था ड्राई वेट का, सेचुरेटेड का नहीं देखा था, तो हमने किसका देखा था, ड्राई वेट का देखा था, ठीक है। तो ड्राई वेट अब 20 के नजदीक कौन सा है, 15, तो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे तो 20 होगा, लेकिन ऑप्शन में 20 नहीं है, तो हम लोग उसके नियर बाय वाला टिक करेंगे, तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ अगेन। क्ले ब्रिक्स किससे बनते हैं, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना नहीं, क्योंकि सिलिका जो होता है 50 से 60% के आसपास होता है, ठीक है, और एल्यूमिना जो होता है 20 से 30%, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं। तो सेकंड का भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो लाइन भी बराबर प्रोपोर्शन। तो थर्ड ऑप्शन देखें, सिलिका जो है 35 से 70% एंड एल्यूमिना जो है 10 से 20%, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप डी ऑप्शन देखोगे, डी में सिलिका बहुत ही ज्यादा कम है, तो सबसे जो नियर बाय ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 आपका। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैशनरी। ब्रिक मैशनरी के अंदर वो है, इसका मतलब वो पूछ रहा है विथ मोर्टार। तो अपन ने देखा था विथ मोर्टार कितना आया था, 500। तो कैसे करा था, 1 मीटर क्यूब। अब मीटर में डायमेंशन करेंगे तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ये पूछता कि सिर्फ विदाउट मोर्टार है, तो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 करते हैं, तो अपना आंसर जो आता है यहाँ से आता है 650। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो विथ मोर्टार होता है 500, विदाउट मोर्टार जो होता है 650 होता है। ये मैंने आपको एस्टिमेशन में भी कराया था, इसमें भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एटम स्क्वायर या मेगा पास्कल। सेकेंड क्लास की 7.5, थर्ड क्लास की 3.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन शुड बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन आया था जब स्टोन वाला पूछा था, तब बताया था कि मिनिमम जो होनी चाहिए 3.5 होनी चाहिए, और ये किसकी होती है, थर्ड क्लास की, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। होलो ब्रिक्स हम लोग जनरली किसके लिए यूज लेते हैं, होलो ब्रिक्स हम लोग काम में लेते हैं प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि इसमें बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। बियरिंग एरिया डिक्रीज होता है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए भी नहीं, क्योंकि वो दिखती नहीं अंदर से होलो। तो हम लोग काम में लेते हैं प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट या साउंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। तो मैंने बोला था गर्म कोई भी चीज के ऊपर जब पानी गिरता है तो कैसी आवाज आती है, चप चप की आवाज आती है, इनकी चप्स। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। सारे के सारे ब्रिक के मैंने टोटल 10 डिफेक्ट्स कराए थे, तो सारे के सारे पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, अ ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू। ब्रिक मशीनरी किसकी वजह से फेल हो सकती है, ब्रिक मशीनरी रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बाउंडेड वॉल्स। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई ऐसे है, अगर इस वर्टिकल जॉइंट अगर फेल हो गया तो इसकी वजह से हो सकता है, हाँ हो सकता है। शेयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाली लेयर ऊपर वाली इधर चली गई, नीचे वाली इधर चली गई, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, इससे भी हो सकता है, तो इससे भी हो सकता है। तो यानी कि इनमें से ऊपर से क्रशिंग कब होगा, जब बहुत ज्यादा लोड होगा कैपेसिटी से ज्यादा, तो कोई भी कारण हो सकता है फेलियर का। तो इसका हो जाएगा एनी ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना एंड क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ब्रिटल एंड वीक किसकी वजह से हो गया, एक्सेस एल्यूमिना की वजह से, ठीक, सॉरी एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ये बात सही है, मैंने लिखा था एक्सेस ऑफ एल्यूमिना अगर होगा तो ब्रिक क्या हो जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी एंड वार्पिंग आ जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग, एंड बिकम्स टू हार्ड। टू हार्ड कब हो जाएगी, ड्यूरिंग बर्निंग। तो ये सब मैंने आपको लिखवाया,
बर्निंग के टाइम टू हार्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नीचे वाले पढ़ने नहीं, फिर भी देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम क्ले लीव्स हाई पावर की जगह होगा पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक। ये किसकी वजह से होता है? एल्कली की वजह से, इफ्लोरोसेंस। फिर देखो एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम क्ले इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। नहीं, ये नहीं इंप्रूव, तो अपना क्या हो जाएगा? सिर्फ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, द पोर्शन ऑफ द ब्रेक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ लेंथ। अगर मैंने कहा था ट्रायंगुलर वर्ड आती है आपको याद के इसको रखना किंग क्लोजर। अगर वो बोलता अलोंग लेंथ, कट अलोंग लेंथ है यानी कि विड्थ आदि है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वीन क्लोजर। तो वो क्या हो जाता? क्वीन क्लोजर। तो इसका तो करेक्ट हो जाएगा आपका सी। ये अगर अलोंग लेंथ कट होता या फिर कहता विड्थ आदि है लेंथ पूरी है, तो होता है क्वीन क्लोजर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने के लिए इनमें से कौन सा काम में लेते? तो आपने कभी भी ब्रिक के टाइम में मैंने नाम लिया हो कभी भी, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। तो ब्रिक के टाइम मैंने कभी भी वर्ड काम में लिया था क्या? सिल्ट या सॉइल। सॉइल तो एक जनरल वर्ड हो गया, लेकिन हम लोग जनरली काम में लेते हैं वेदर्ड क्ले। सबसे अच्छी जो ब्रिक बनती है वो वेदर्ड क्ले से बनती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म फ्रॉग मीन्स। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? खाली जगह, उसके अंदर डिप्रेशन। वो किस लिए काम आता है? एक तो मैन्युफैक्चरर नाम के लिए, मैन्युफैक्चरर्स नेम के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है? गुड बॉन्डिंग बिटवीन बिल्डिंग यूनिट्स। तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर है डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। ऊपर की तरफ क्या होता है? खाली जगह। साइज पूछ ले तो क्या होता है? 10 × 4 × 1 से लेके 10 × 6 × 2 के बीच में होती है, सेंटीमीटर में ना, तो ये साइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट 34, अ पग मिल इज यूज फॉर। पग मिल हम लोग काम में किस में लेते थे? प्रिपरेशन ऑफ क्ले वाले में। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में कितने स्टेप होते थे? 6। यूडीसी WPT यानी कि अनसॉइलिंग, फिर डिगिंग, फिर थर्ड स्टेप होता था क्लीनिंग, फिर होता था अपने वेदरिंग, फिर होता था ब्लेंडिंग, एंड फिर होता था टेम्परिंग। तो ये जो काम में लेते थे पग मिल, हम लोग टेम्परिंग में काम में ले लेते, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनसॉइलिंग का मतलब क्या था? कि टॉप की 200 mm सॉइल को हम लोग रिमूव करते थे, टॉप 200 mm सॉइल को रिमूव, उसके बाद जो नीचे वाली सॉइल थी उसको एक्सकेवेट करके हम लोग उसको लेवल ग्राउंड पे बिछा देते थे। उसके बाद उसके अंदर कोई इंप्योरिटी होती थी तो वो क्लीन आउट करते थे, फिर उसको कुछ समय के लिए रिपनिंग, मेलोइंग या सॉफ्टनिंग के लिए छोड़ देते थे, उसको वेदरिंग बोलते थे। फिर अगर उसके अंदर कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है या डिजायर्ड इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो मिलाते थे, उसको बोलते थे ब्लेंडिंग। और उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इंड्यूस कराने के लिए हम लोग क्या करते थे? टेम्परिंग करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या होता था? मोल्डिंग, और इसके बाद क्या होता था? ड्राइंग, एंड इसके बाद क्या होता था? बर्निंग। तो 4 स्टेप थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अ बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। अब ये बुल नोज ब्रिक होती क्या? बुल नोज ब्रिक होती है ऐसी जिसके किनारे ऐसे शार्प ना हो। एक तो होती है आपने ब्रिक ऐसी देखी सारे के सारे, अगर किनारे राउंडेड हो, ऐसा राउंड है, तो राउंडेड ब्रिक्स को हम लोग बोलते हैं बुल नोज ब्रिक। अगर एक तरफ से राउंडेड है तो सिंगल बुल नोज, अगर दोनों तरफ से है तो डबल बुल नोज। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बुल नोज ब्रिक्स। किसको बोलते हैं? राउंडेड ब्रिक्स को बोलते हैं, किनारे जिसके राउंडेड हो। ठीक है, अब कहां पर यूज नहीं लेते हैं? राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर को गोल करने के लिए, तो वहां तो काम में लेंगे। पिलर्स में वहां पे भी लेते हैं कि ताकि पिलर्स के भी कॉर्नर्स कैसे हो जाए? शार्प की बजाय राउंड ऑफ हो जाए। फिर डेकोरेशन पर्पज, अब गोल ब्रिक्स दिखने में अच्छी होती है तो डेकोरेशन, यानी कि तीनों जगह काम में लेते हैं। आर्चेस में काम में नहीं लेते। आर्चेस में जो काम में लेते हैं जनरली विंडर्स काम में लेते हैं, या फिर आर्चेस या स्टेयर्स के अंदर हम लोग जनरली विंडर्स काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये तीनों में तो यूज में लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग ऑफ द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। पानी में ब्रिक को गीली क्यों करते हैं? ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। कहां से? मोर्टार से। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वाटर बाय ब्रिक्स। अगर वो वहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो पीछे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगा। सीमेंट क्या रह जाएगा? अनहाइड्रेटेड, यानी कि स्ट्रेंथ अपने को कम मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following defect appears due to presence of alkali। alkali मतलब इफ्लोरेसेंस, alkali मतलब
इफ्लोरेसेंस कई बार देख चुके हैं, अब तो ये आपको हो गया होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस पग मील इज यूज्ड। पग मील इनमें से कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? अभी अपन ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ क्ले में कौन सा प्रोसेस था? टेम्परिंग के अंदर हम लोग क्या काम में लेते थे? पग मील काम में लेते थे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रिक की नॉमिनल साइज क्या होती है? 200 इंटू 10 100 इंटू 100 यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10। नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है? विथ मोर्टार। नॉमिनल साइज मतलब विथ मोर्टार, और एक्चुअल साइज मतलब जो है उसकी एक्चुअल साइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 brick wall made up of a standard modular brick। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक से अगर कोई वॉल बनेगी 1.5 थिकनेस, तो वो कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। अपन ने देखा था हाफ ब्रिक होती है 10 सेंटीमीटर, 1 ब्रिक होती है 20 सेंटीमीटर, 1.5 ब्रिक थिक होती है 30 सेंटीमीटर, 2 ब्रिक थिक होती है 40 सेंटीमीटर। ये सब अपन ने काफी बार उस टाइम पढ़ा था, तो अपने को अब ये पता होना चाहिए। इससे ऊपर भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें ऐड करते जाइए। ठीक है, हाफ ब्रिक मतलब 10 सेंटीमीटर, फुल ब्रिक मतलब 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। Which of the following type of stone is used in the rubble masonry। रबल मैशनरी के अंदर हम लोग जो स्टोन यूज में लेते हैं वो लेते हैं हार्ड स्टोन। अब हार्ड स्टोन हम लोग जनरली इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि देखो रबल मैशनरी में मैंने बात करा था R फॉर रबल, R फॉर रफ, यानी कि जो स्टोन्स है वो ड्रेस्ड नहीं है, अनड्रेस्ड स्टोन्स है, यानी कि जिसको हमने प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं दिया। अब प्रॉपर शेप एंड साइज हम लोग कौन से स्टोन को नहीं दे पाएंगे? जो हार्ड होंगे, जिनका सरफेस हार्ड होगा। हार्ड यानी कि क्या हो गया, उनके ऊपर जो उनको शेप और साइज देने में क्या आएगी? ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हार्ड स्टोन्स जनरली जो होते हैं रबल मैशनरी में काम में लेते हैं। सॉफ्ट स्टोन्स हम लोग जनरली अपने इसमें काम में लेते हैं, जिनके ऊपर ड्रेसिंग आसानी से की जा सके, वो एस्लर है। ए फॉर अच्छा, ए फॉर एस्लर। ठीक है, हैवी वेट वाले हम लोग जो जनरली स्टोन्स काम में लेते हैं वो कहाँ पर काम में लेते हैं? वो जहाँ पर लोड वगैरह आता है, यानी कि पियर्स वगैरह में है ना, ग्रेनाइट वगैरह हम लोग वहाँ काम में लेते हैं। लाइट वेट जनरली छत वगैरह में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, when the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence। अब ये ठीक है, तो अपन ने देखा था, टेबल देखी थी, नील कब था? जब 0 था। स्लाइट कब था? जब 0 से 10% था, 0 से 10%। फिर आया था मॉडरेट। मॉडरेट कब था? 10 से 50% था। तो ये वो पूछ रहा है मॉडरेट का 10 से 50%। फिर हमने देखा था सीवियर। सीवियर कब था? ग्रेटर देन 50% एंड लेस देन 90%, यानी कि 50 से 90 के बीच में, एंड डज नॉट पाउडर, यानी कि वो पाउडर में डज नॉट फ्लेक अवे एज पाउडर, पाउडर में कन्वर्ट नहीं हुआ था। और एक्सट्रीम में क्या देखा था? एक्सट्रीम के अंदर वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया था। कन्वर्टेड ब्रिक इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर। ये पूरा टेबल के फॉर्म में अपन ने पढ़ा था ब्रिक के अंदर। ठीक है, तो ये सब पढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट। डिस्टेम्पर हम लोग कहाँ काम में लेते हैं? डिस्टेम्पर हम लोग जनरली वहां पर काम में लेते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट वेदरिंग इफेक्ट्स ना हो, यानी कि इनसाइड अनएक्सपोज्ड सरफेस को। तो एक्सटर्नल कॉन्क्रीट सरफेस तो भूल जाओ, इंटीरियर सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू वेदर। वुड वर्क पे या कंपाउंड वॉल्स पे हम लोग नहीं करते, जनरली इंटीरियर रूम के अंदर करते हैं, रूम के बाहर वगैरह नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर। कई बार बताया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर हम लगे हैं व्हाइट लेड। रेड लेड किसके लिए लेते हैं? आयरन के लिए। आयरन वर्क्स के लिए रेड लेड, ताकि वो कोरोजन से बचाता है। व्हाइट लेड में हम लोग व्हाइट लेड काम में लेते हैं वुड के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, स्नोक्रीट इज द पेटेंट फॉर्म ऑफ। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने सीमेंट में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी आ गया। तो ये होता है वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का पेटेंटेड फॉर्म। वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का क्या है? पेटेंटेड नाम है स्नोक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट 46, इन पेंट्स द पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। कई बार बोला था पिगमेंट किसकी वजह से होता है? सॉरी, पिगमेंट क्या देता है? कलर देता है। अगर बेस से कोई अलग कलर चाहिए हमको, बेस जनरली व्हाइट कलर का होता है, अगर हमें कोई और कलर चाहिए जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसा कोई, तो हम लोग क्या मिलाते हैं? पिगमेंट। पेंट और वार्निश में भी डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। वार्निश के अंदर पिगमेंट नहीं होता और पेंट के अंदर पिगमेंट होता है। सबसे लो लेवल का जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग, उसके बाद
डिस्टेम्पर, फिर कलर एंड सबसे बेस्ट जो होता है वार्निश होता है। ठीक है, ये भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रेजिन्स आर, रेजिन्स कैसे होते हैं? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल अपन ने देखा था सॉल्युबल नहीं थे इजीली वाटर के अंदर, इसीलिए हमने कुछ और मिलाया था, या फिर हॉट वाटर चाहिए उनके अंदर, सिंपल वाटर में नहीं होते, सही बात है, तो ये करेक्ट है। सॉल्युबल इन स्पिरिट, स्पिरिट के अंदर सॉल्युबल होता है, तभी स्पिरिट वार्निश अपन ने पढ़ा था वर्ड, तभी तो। यूज्ड एज इन वार्निशेस, वार्निशेस तो अभी मैंने नाम ही ले लिया स्पिरिट वार्निश, तो यूज्ड इन वार्निश, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द above. Resins are not soluble in water, spirit के अंदर soluble होते हैं, used in resins in all of the above. Question number 48, the most commonly used thinner in oil paints. नेफ्था भी काम में लेते हैं, टर्पेंटाइन, अगर टर्पेंटाइन नहीं है तो हम लोग नेफ्था काम में लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, बेंजीन एंड नेफ्था पढ़ा था। ठीक है, इनके ये तीन नाम थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मोर कॉमनली यूज्ड थिनर जो होता है ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, पुटी इज मेड अप ऑफ, पुटी जो है किससे बनी हुई होती है? पुटी होती है, पुटी यानी कि व्हाइट वॉशिंग, पुटी यानी कि व्हाइट वॉशिंग, किस पुटी यानी कि व्हाइट वॉशिंग जनरली। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग में हमको कलर कैसा चाहिए, व्हाइट, और व्हाइट कलर किसका होता है, चौक का, तो इसका हो जाएगा करेक्ट जो है डी हो जाएगा। 49 का करेक्ट जो है डी, पाउडर चौक एंड रॉ लिंसीड ऑयल की बनी हुई होती है पुट्टी। ठीक है, जनरली व्हाइट वॉशिंग को मतलब जो सफेद भी होती है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर, ये भी कई बार कराया, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर जो होता है चौक। मैंने बार बार बोला था कि अगर चौक का बेस मटेरियल पूछे तो आपको क्या याद रखना है, चौक। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर कौन से होते हैं, वो होते हैं अपने एस्बेस्टोस पेंट्स। एस्बेस्टोस पेंट्स जो होते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर होते हैं, ये तब भी बताया था, अभी फिर क्वेश्चन फॉर्म आ गया। द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म, डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से अलग होने को हमने क्या बोला था, फ्लेकिंग। फ्लेक अवे हो जाता है छोटी छोटी पपड़ी की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पपड़ी की या थिन शीट्स की फॉर्म में अलग हो जाता है पेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेकिंग। लास्ट क्वेश्चन है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट विच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस, हाइड की बोल रहा है, हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर, यानी कि पिगमेंट। इम्पार्ट कलर आते ही आपको क्या वर्ड करना है, पिगमेंट, और सरफेस इरेगुलरिटी को हाइड भी कौन करता है, यही करता है। बेस का काम क्या होता है, बेस जो होता है उसके अंदर क्या काम करता है, बेस काम करता है बॉडी का, यानी कि जो मेन ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो किसकी वजह से होती है, बेस। फिर आता है एक सॉल्वेंट या थिनर, वो इसको पतला बनाने का काम करता है। फिर आता है पिगमेंट यानी कि कलर का काम करता है। फिर अपन ने एक पढ़ा था ड्रायर, ड्रायर या फिर व्हीकल, ये किस उसको सुखाने में या स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। तो ये था अपने कंप्लीट क्वेश्चन हो गए ये सारे। तो इसी के साथ अपना बीएमसी जो है वो कंप्लीट हो गया। लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like the video. Thank you everyone for watching our channel. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.